सारा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे, पहले अंतर्राष्ट्रीय विषय पर और दूसरा राष्ट्रीय विषय पर। अंतर्राष्ट्रीय विषय हमारा इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से जुड़ा हुआ है, जो तमाम सीमावर्ती देशों में भी पैर फैला चुका है। ये युद्ध अब एक ऑयल बम में तब्दील हो चुका है, क्योंकि एक तरफ इजराइल ईरान के ऑयल संबंधित जो ठिकाने उन पर हमला कर रहा है और जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान आसपास के जितने भी देश हैं उन सब पर हमले कर रहा है। तो एक बातचीत हमारी इसके संदर्भ में होगी और दूसरे चरण में हम राष्ट्रीय विषय के अंतर्गत कंगना रनौत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदर्भ में दिए गए बयान पर बात करेंगे, जिसमें वह उन्हें टपोरी करार दी है। उसे लेकर भी राजनीतिक वातावरण गर्माया हुआ है। तो पहले विषय पर बात करते हैं। हमारा आज का विषय है नेतन्याहू का सपना, ग्रेटर इजराइल हो अपना। संदर्भ यह है कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने वेलफेयर योजना के तहत एक यहूदी देश की परिकल्पना की थी और यहूदी देश के संदर्भ में 1948 में एक नया देश अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत जमीन को बांटा गया। 33% आबादी वाले यहूदियों को लगभग 55% जमीन मिली और बाकी बची हुई आबादी के हिस्से में 45% जमीन आई। ये अलग फिलिस्तीन देश और इजराइल के संदर्भ में उठाया गया कदम था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। लेकिन गठन के साथ ही इजराइल पर जो अरब देश है उन्होंने हमला किया और इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने पहले ही झटके में अपनी 55% जमीन को तकरीबन 78% जमीन में तब्दील कर दिया। इसके बाद 1967 का समय आया, जब 6 पड़ोसी मुल्कों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया। 6 दिन के युद्ध के तौर पर इसे जाना जाता है। उस युद्ध के दौरान ये तमाम जो मित्र देश थे, इनकी हार हुई और इजराइल की जमीन का और विस्तार हो गया। जब जब ऐसे झगड़े होते हैं, हम ये पाते हैं कि इजराइल का भूभाग बढ़ता चला जाता है। अब तात्कालिक संदर्भ यह है कि जंग तो छिड़ी है ईरान और इजराइल के संदर्भ में, लेकिन हिजबुल्लाह को निशाने पर लेते हुए इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है, उसमें पिछले 20 दिन में लेबनान की तकरीबन 20% भूमि पर इजराइल कब्जा कर चुका है। तो इसी के साथ ये चर्चा अब सुर्खियों में है कि क्या इजराइल अपने बहुप्रतीक्षित ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा कर रहा है। ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना है, ये कपोल कल्पना नहीं है। जो पवित्र ग्रंथ बाइबल है, उसके संदर्भ में ये उल्लेख आता है कि एक प्रॉमिस लैंड होगी, जिसमें ईश्वर अब्राहम को ये बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जो नील नदी और फरात नदी के बीच का भूभाग होगा। इसमें जो वर्तमान इजराइल है वो तो आता ही है, इराक का भी एक बड़ा हिस्सा आता है, सीरिया का भी बड़ा हिस्सा आता है, लेबनान का भी कुछ हिस्सा आता है। तो क्या नौबत यहां तक आ गई है कि अब ये तमाम अरब मुल्क अपना अस्तित्व खोने के कगार पर हैं। एक रोचक घटनाक्रम इसके साथ में है जिस समय पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 12 मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। अब तक ये तमाम इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ मुखर आवाज हुआ करते थे, संयुक्त आवाज हुआ करते थे, पर अब एक इस्लामिक मुल्क के खिलाफ 12 इस्लामिक मुल्क हो गए हैं और इजराइल के हमले के संदर्भ में ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर ईरान जवाबी कार्रवाई जो कर रहा है उसके संदर्भ में अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज हम बात करते हैं कि ये राजनीतिक संतुलन विश्व शक्ति किस दिशा में जा रहा है। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब खास तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं और चूंकि मसला इस्लामिक देशों के अंतर्द्वंद से जुड़ा हुआ है, तो हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हाजी निजाम खान भी इस चर्चा के लिए विशेष तौर पर मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सोडी साहब से करते हैं और सोडी साहब आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये जंग 2 देशों के बीच ना रहते हुए, 3 देशों के बीच ना रहते हुए एक बहुप्रतीक्षित सपने को साकार करने की दिशा में भी बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में आपका कोई नजरिया? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 4 अहम औपचारिक या ऑफिशियल दस्तावेज पढ़ने बहुत जरूरी हो जाते हैं इजराइल फिलिस्तीन मसले को समझने के लिए। पहला है
मोहम्मद हुसैन करस्पॉन्डेंस जो 1915 की थी, दूसरा है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, तीसरा है बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन नंबर 181/2 29 नवंबर 1947 का। ये चार जब ऑफिशियल दस्तावेज पढ़े जाते हैं, एक बात साफ उभर के आती है कि इजराइल ने जो अपनी एक पक्षी यूनिलैटरल आजादी 14 मई 1948 को डिक्लेयर की, वो अवैध है, और ये पूरे इलाके पे पहला हक मुस्लिम्स का है या अरब्स का। डॉक्टर साहब, जहां तक बात है, जो आज 12 इस्लामिक मुल्कों ने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है, ये 12 इस्लामिक मुल्कों ने बड़ी चतुराई से इस युद्ध के बारे में इजराइल अमेरिका का नाम ना लेते हुए इन्होंने बोला है ईरान को उनके देशों पे हमले नहीं करने चाहिए, जो कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पे भी और दूसरे पक्ष में भी। लेकिन इन्होंने इजराइल के बारे में ना बोल के इन्होंने एक डिप्लोमेटिक, इन्होंने एक तरीका सा निकाल लिया है कि वो इस लड़ाई में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये 12 इस्लामिक मुल्कों को पता है कि ये जंग जब भी खत्म होगी, दो चीजें जरूर होगी। एक, ईरान विजयी होकर निकलेगा, जैसे पिछले साल 12 दिन की जंग में विजय होकर निकला था इजराइल पे, और दूसरा, जब ईरान विजय होकर निकलेगा, जो 2 स्टेट सोल्यूशन लोगों को लग रहा था कि ये अभी दफना दिया गया है, वो अब बहुत ताकत के साथ सामने आएगा, और थोड़े समय में ईरान 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए इतना दबाव डालेगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत जल्द होगा, फिलिस्तीन एक आजाद मुल्क के तौर पे उभरेगा। तो ओवरऑल ये जो 12 मुस्लिम देशों ने ये स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने बड़ा सोच समझ के दिया है। और जहां तक बात है इतिहास की, इतिहास पूरा अरब या मुस्लिम के साथ है। मैं एक बस मिनट और लेना चाहूंगा। कई दशकों तक पश्चिमी मीडिया ने दुनिया से सच छुपा के रखा कि फिलिस्तीन का असली मुद्दा क्या था, लेकिन 2009 से जब सोशल मीडिया सामने आने लग गया और आप जैसे इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स उभरने लगे, तब दुनिया को यह आस्ता आस्ता ज्ञान होने लग गया कि ये फिलिस्तीन का मुद्दा जो हमें झूठ बताया जा रहा था, असलियत में तो सच कुछ और है। तो इसलिए अब पूरी दुनिया का आस्ता आस्ता कुछ बढ़ रहा है, और ये ग्रेटर इजराइल का सपना तो कभी पूरा हो गया नहीं। हाँ, फिलिस्तीन जरूर एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे उभरेगा बहुत जल्द। अच्छा, मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं थोड़ी सा। एक तो आपने कहा कि इन्होंने जो बयान दिया है सही दिया है 12 देशों ने, क्योंकि उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। पर ये देश वो हैं जिन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, उनके बेस बने हुए हैं, उन बेस से ईरान पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो आप इस स्टेटमेंट को जायज क्यों करार दे रहे हैं? एक तो सवाल आपसे समझना था रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आपने कह दिया कि एकदम ठीक किया उन्होंने जो ये बयान दिया है, पर अगर आपकी भूमि का इस्तेमाल एक देश के खिलाफ हो रहा है तो उस देश को क्या प्रतिक्रिया में हमले करने का इस संदर्भ में अधिकार नहीं रहेगा? एक तो ये जानना है। दूसरा ये कि आपने कहा कि ग्रेटर इजराइल तो भूल जाइए, पर आपने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि लेबनान पर हिजबुल्लाह के नाम पर हमले कर रहा है इजराइल, और पिछले 20 दिन में तकरीबन 20% भूमि पर कब्जा करके उस पर अपने सैन्य ठिकाने बनाता जा रहा है इजराइल। इस पर कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब, जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि लेबनान पे वो जमीन पे कब्जा कर रहा है, इसने पहले भी जो 2-3 युद्ध लेबनान पे किए हैं, इसने अपनी सेना को वहां काफी समय तक रखा, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया तो उसे पीछे हटना पड़ा, वो सारी जमीन को खाली करना पड़ा। जो आपके प्रश्न का पहला भाग है, देखिए, जहां तक ये 12 इस्लामिक मुल्क हैं, इन्होंने डेफिनेटली अमेरिका को अपनी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, लेकिन वो उनकी इच्छा के साथ नहीं हुआ। 13 जनवरी सुबेरे जब डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी ईरान के हमले के लिए, पहला ईरान का हमला 13 जनवरी रात को होना था। 13 जनवरी सुबेरे जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई। अमेरिका के सारे इंटेलिजेंस मुखियाओं ने ट्रंप को बताया कि अगर हम ईरान पे हमला करते हैं, अमेरिका के लिए घातक होगा। दूसरा, ये कई अरब देशों ने संदेश भेजाया कि हम अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। 13 जनवरी के रात का हमला तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्थगित कर दिया, लेकिन उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स ऐसी खुली और ट्रंप का नाम जगह जगह आने लग गया, और ऊपर से यहूदियों का
प्रेशर बढ़ने लगे। हम सारे जानते हैं यहूदी अमेरिका में सबसे अमीर लोगों में से हैं, जो जी। कि दोनों पार्टीज को बहुत चंदा देते हैं इलेक्शंस के लिए। तो इतना दबाव आया, नेतन्याहू का दबाव तो बहुत बहुत पहले से था। तो इफ्चिन फाइल के चक्कर में ट्रंप ने फाइनली डिसाइड किया कि 28 फरवरी को यह हमला होगा। लेकिन अंदर से तो ये अरब देश कभी अमेरिका के साथ थे नहीं, और जब ये हमला का फाइनल आदेश हुआ, ये अरब देशों को अमेरिका ने बताया भी नहीं कि हम 28 फरवरी को सुबह हमला करेंगे। अचानक वहां से हवाई जहाज ये उड़े, मिसाइलें उड़ी और ईरान पे हमला हो गया। जहां तक ये इस्लामिक देशों की बात है, जैसे आज ही ओमान के विदेश मंत्री ने एक बड़ा लेख लिखा है, आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है ये सारी गलती अमेरिका की है। जो ईरान कर रहा है वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है, और हमें अब वक्त आ गया है कि ये मिडिल ईस्ट के देशों को अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला को दोबारा सोचना होगा। जो हमने करोड़ों अरबों रुपए अमेरिका को दिए, हमें अब सोचना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ये बयान आना तो 12 इस्लामिक मुल्कों की तरफ से सही है क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बयान अगर हम बिटवीन द लाइंस पढ़े, ये ईरान के साथ है, क्योंकि इनको पता है ईरान विजय और ताकतवर होकर इस युद्ध के बाद निकलेगा। तो सोडी साहब बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि युद्ध जीतेगा तो ईरान ही, लेकिन अरब की पॉलिटिक्स में ये चल क्या रहा है? तो मेरे साथ हाजी नाजिम खान जी हैं, उनसे समझना चाहूंगा। सोडी साहब बता रहे थे कि ओमान के विदेश मंत्री ने लेख लिखा है, ये 12 देशों का स्टेटमेंट है, इसमें ओमान शामिल नहीं है। ओमान ने अपने आप को इस बयान से अलग रखा है, लेकिन 12 इस्लामिक मुल्क, एक अन्य इस्लामिक मुल्क जिस पर बर्बर तरीके से बमबारी हो रही है, उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। वो बोल रहे हैं तो उस मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं कि तुम हमले क्यों कर रहे हो। वो मुल्क ये नहीं बोले कि तुम्हारे देश पर हमला हमारी जमीन से हो रहा है, इसको लेकर उन्हें कोई अफसोस नहीं है, उस पर उन्हें कोई दुख नहीं है, उस पर उनको कोई शिकायत नहीं है। क्या कहते हैं निजाम खान? हिमांशु जी देखिए, सोडी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, और देखिए रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने पूरी तरीके से इस बात का एक्सप्लेन करके बताया। आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे जिस तरीके का आक्रमण करा था, पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत करी थी, कहा था कि हमास ने बहुत गलत करा, लेकिन जिसमें 200 के आसपास लगभग बच्चे और वहां के टीचर वगैरह उसमें शहीद हो गए। तो ये सब कायराना हमला था इजराइल का ईरान के ऊपर। और फिर रही बात है अभी जो 12 देशों की बातें हो रही है, बिल्कुल सही बात है कि 12 देशों ने उनसे अपनी जमीन तो अमेरिका को दे रखी है अपने एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए, कि ताकि ईरान का नुकसान करा सके। लेकिन ईरान का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान बहुत मजबूत है। ईरान के पास वो सारी पावर है जो अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। ऐसी ऐसी मिसाइलें ईरान के पास है जो आज तक कभी किसी ने देखे नहीं, किस तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। नाजिम खान साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं थोड़ा आपसे समझना ये चाहता हूं कि ये मुस्लिम देशों में एका क्यों नहीं रहा? क्यों ये मुस्लिम देश ईरान की बर्बादी के लिए इतने ख्वाहिशमंद हैं? क्यों अपनी जमीन उपलब्ध करा रहे हैं? खबरें तो ये आ रही हैं कि सऊदी अरब वगैरह चाहते हैं कि और दमदार तरीके से हमले हों और ईरान का नक्शा ही मिट जाए दुनिया से। तो ऐसा इस्लामिक मुल्क अपने एक भाईबंद के संदर्भ में क्यों चाह रहे हैं? मैं तो आपसे ये समझना चाहता हूं। हाँ हिमांशु जी, मैं वहीं पे आ रहा था उसी बात को, लेकिन खैर वो बीच की बातें न करके मैं डायरेक्ट बात करता हूं। जो अभी ये कहा कि 12 जो है जो, लेकिन वो अमेरिका के गुलाम है। ईरान अमेरिका के आगे झुका नहीं, क्योंकि देखिए जो झुकता है उसको तो सब लोग दबाते हैं, और जो झुकता नहीं है वो सीना तान के खड़ा रहता है, सब देशों का मुकाबला करता है। चाहे वो ईरान के साथ साथ हमारे अपने जो और मुस्लिम कंट्री है, उन मुस्लिम कंट्रियों को भी वो दिखा रहा है कि देखिए आप अमेरिका के कितने गुलामी करें या झुकें या उसको सलाम करें, लेकिन मैं अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अपने जो मेरे अपने सिद्धांत है उन सिद्धांतों पे हम लोग कायम रहेंगे। इसी तरीके से ईरान ने वो सारी चीजें दिखा दी हैं हिमांशु जी। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भी देखिए इजराइल और ईरान के बीच में जो एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है इजराइल, जिस तरीके से लेबनान की बात करी गई है, तो लेबनान में हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला हुती वगैरह, ये सब चीजें इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे। और तो और अभी आपको एक चीज और बताऊं, 20 दिन के करीब लगभग हो गए इस युद्ध के लिए। यहाँ पे लड़ाई देखिए अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच के बात तो है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोवा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेट्रोल की लड़ाई है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अपने अधीन में सारी चीजें कर ले, जिस तरीके से वेनेजुएला में उसने कब्जा करके दिखाया, वहां के राष्ट्रपति को किस तरीके से लेके आया, उसी तरीके से चाहता है कि ईरान को खत्म करके यहाँ पे वो अपना एक ऐसा नुमाइंदा बिठा दे जिसके डोर
अमेरिका के हाथ में हो, जबकि ईरान ऐसा नहीं हो सकता। ईरान को तो देखिए पूरी ताकत है, ईरान को सबका सहयोग है, और खास तौर पर एक बात है कि ईरान झुकेगा नहीं, चाहे कुवैत नाजिम भाई, आप जो है भावनात्मक ज्यादा हो रहे हो, तथ्यात्मक कम हो रहे हो। बोले ईरान के साथ सब हैं, कौन साथ है? अगल बगल के मुल्क तो सारे इजराइल के साथ होली है, जिसके खिलाफ आपको लड़ना था लोग सब उसके साथ खड़े हो गए। अब तो ग्रेटर इजराइल का सपना कब साकार हो जाए पता नहीं, क्योंकि ये सब इजराइल के आगे शरणागत दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु जी, ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। जो ग्रेटर इजराइल के वो ख्वाब है ना, वो ख्वाब तो ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। और देखिए आने वाले टाइम में आप देखना कि किस तरीके से धराशायी होंगे, ये पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन ये पूरी दुनिया देखेगी। नाजिम खान साहब तो भावनात्मक आवेग में है, और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने शायद इतने भावनात्मक ना हो, कुछ तथ्यात्मक हो। सोढ़ी साहब का कहना है युद्ध तो ईरान जीतेगा। नाजिम खान साहब तो सोढ़ी साहब की इस बात के ही कायल हो गए, और अगर ईरान युद्ध जीतेगा तो नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना कैसे पूरा होगा? अलूने साहब, आपको ऐसा लगता है क्या? अपने ही साथ नहीं रहे तो गैरों से उम्मीद क्या? जिसके दुश्मन हुआ करते थे उसके दोस्त बनने के लिए उतावले होते दिखाई दे रहे हैं 12 देश। क्या कहते हो अलूने साहब? डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद एक बार फिर बड़े दिलचस्प विषय के साथ मुझे जोड़ने के लिए। देखिए दरअसल सबसे पहले मैं कुछ ग्रेटर इजराइल के बारे में कहना चाहूंगा जी। देखिए वो दौर लग चुका है जब वैश्विक नेता हुआ करते थे। अब दौर है अपने देश में आप कैसे मतों को पा सकते हैं, कैसे चुनाव को जीत सकते हैं, और उसके बाद यदि आप चुनाव जीतेंगे अपने देश में तभी तो विश्व में अपने देश का नेतृत्व कर पाएंगे। तो नेतन्याहू ने एक बढ़िया सा एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, क्योंकि लिकुड पार्टी जो है उनकी वो है तो धर्मनिरपेक्ष माता पिता कहे जाते थे, लेकिन लिकुड पार्टी अति दक्षिण पंथियों के साथ रहती। इस साल चुनाव होने वाले हैं और मध्यम मार्गी और अरबी जो नेता हैं या जो पार्टियां हैं उनसे नेतन्याहू को मुकाबला करके चुनाव जीतना है। तो जो है वो नेतन्याहू इस बात को भलीभांति जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, और इस दौर में आप दुनिया भर में देखेंगे कि चुनाव जीतने के लिए दक्षिण पंथ से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, और नेतन्याहू ने वो दाव खेल दिया है जी। अब यह जो ग्रेटर इजराइल है, इस दाव से दुनिया परेशान क्यों हुएगी, और क्या इजराइल जो अरब के जो देश है उनको परेशान होना चाहिए? निश्चित तौर पर उनको परेशान होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो मुस्लिम दुनिया है, जो इस्लामिक दुनिया है, वो पश्चिम के इशारों पर चलती है और पलती है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपने इशारों में बहुत कुछ कह भी दिया कि ईरान है तो बड़ा दिलेर है, लेकिन वो क्या अकेले अभिमन्यु की तरह तलवार चलाता रहेगा और अंत में मारा जाएगा, या अभिमन्यु कुछ और करेगा? लेकिन अभिमन्यु का हमको इतिहास पता है, था तो बहुत वीर, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? तो ईरान पूरी तरीके से अभिमन्यु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। अब कब बनेगा इसके बारे में पता नहीं। लेकिन देखिए यासेर अराफात की 1990 की तकरीर सबको याद है, जिसको देने के लिए न्यूयॉर्क से जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक भी हो गई थी, और उसमें ग्रेटर इजराइल के लिए एक सिक्का भी यासेर अराफात अपने जेब में रखा करते थे कि इजराइल का सपना क्या है। फिर आपने बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से कहा कि लेबनान में जो इजराइल कर रहा है डंके की चोट पर कर रहा है, लेबनान का जो इलाका है वो इजराइल के हक में तो है, ग्रेटर इजराइल का सपना तो पूरा करने वाला है। अब आप देखिए कि इस्लामिक दुनिया जो है वो बहुत, उनमें जो फूट है वो उतारू है कि इजराइल अपना सपना पूरा करो। ऐसा नहीं हो सकता कि इजराइल उसका सपना भूल जाए, क्योंकि यदि भैया आपको नेतन्याहू का या इजराइल का सपना पूरा नहीं करने देना होता तो फिर ईरान की फजीयत थोड़ी होती। एक जो राष्ट्र मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल के सामने तन कर खड़ा था, एक जो धर्मगुरु अयातुल्ला खामनी तन कर खड़े थे, उनको डंके की चोट पर रमजान के पवित्र महीने में मार डाला गया, और उससे न तो दर्द सऊदी अरब को हुआ न किसी को हुआ, और ऊपर से सऊदी अरब के जो दुनिया है मौका तो इस्लामिक दुनिया बखूबी मौका दे रही है, और इसको उतारुए करने के लिए अब आप शियाओं के नाम पे या एक मजबूत शक्तिशाली सिया देश को खत्म करने के लिए, उसको विध्वंस करने के लिए यदि आप इजराइल और अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे हैं तो फिर आप इजराइल के सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो बहुत मजबूत है। इजराइल जो है वो सबसे देशों में आपको इजराइल को
दुनिया को एक होना पड़ेगा, लेकिन इस्लामिक दुनिया की जो एकता है वो तार तार हो रही है, और उस तार तार को करने में अब जो है वो सुन्नी देश जो है वो साथ में खड़े हैं। बचा कुछ आप ईरान को बर्बाद कर रहे हैं और 12 देशों ने उसकी आलोचना भी की है। तो कुल मिलाकर हमारे दो पैनलिस्ट बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में। सोढ़ी साहब कह रहे हैं जीतेगा ईरान युद्ध, अलूनी जी कह रहे हैं जीतेगा कैसे, अभिमन्यु जैसे गिरा था महाभारत में वैसे तो ईरान गिर गया। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर आना चाहता हूं सोढ़ी साहब आपके पास में। लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 12 इस्लामिक मुल्क बैठकर ये नहीं कह सके इजराइल ने गलत किया। वो 12 इस्लामिक मुल्क बैठकर ये कह रहे हैं कि ईरान गलत कर रहा है। आशय क्या ये नहीं है कि ईरान पे अब हम गिर रहे हैं, हमारी जमीन से गिर रहे हैं, गिरने देनी चाहिए उसे उसका कोई जवाबी हमला नहीं करना चाहिए। और अमेरिका तो इतनी दूर है, अमेरिका पे हमला कैसे होगा, उसके बेस पे तो होगा। तो फिर आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि ईरान युद्ध जीत जाएगा? डॉक्टर साहब 57 देश हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, 56 अमेरिका के साथ हैं, सिर्फ ईरान अमेरिका का विरोध कर रहा है। मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं जिसमें से 13 देश अरब देश हैं, 13 में से 12 अमेरिका के साथ हैं, सिर्फ एक ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। ईरान क्यों नहीं ये युद्ध हारा या कभी हारेगा? ईरान के पास वक्त है और जमीन है, टाइम है और टेरेन है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है युद्ध 2, 3, 4 दिन में खत्म हो। उनके विदेश मंत्री ने कहा युद्ध 6 साल भी चले हम तैयार हैं, क्योंकि फाइनली अमेरिका ईरान पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा। हाँ, ईरान की सैनिक शक्ति को कम जरूर कर रहा है, लेकिन युद्ध की जीत तब होगी जब अमेरिका वहां पे अपना आदमी बिठाएगा, जो कि नामुमकिन है। तो ईरान के पास वक्त है, टेरेन है, उसने 57 साल से उसने डिटेल प्लानिंग की है, जिसका बारे में मैंने डिटेल में बताया था पिछले शो में आपके, लेकिन अब क्योंकि वक्त की कमी है, ओवरऑल ईरान ही एक देश है पूरे इस्लामिक मुल्कों में, पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, जो ये बाकी 12 देश हैं जिन्होंने स्टेटमेंट इशू की है, ये तो अमेरिका के मेहरबानी पे ही ये तो टिके हुए हैं। तो ये तो कभी अमेरिका के खिलाफ बयान देंगे नहीं, लेकिन इनको ये भी पता है कि जब ये युद्ध खत्म होगा और ईरान जीतेगा तो उन्हें अपना पलड़ा अमेरिका से शिफ्ट करके ईरान के पास करना पड़ेगा। और इसलिए ये एक न्यूट्रल सा एक आया है कि हमारे पे हमले मत करो, हमें कोई नुकसान मत करो। तो हम कुल मिला के इस बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो 2-3 बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना कोई सदियों पुरानी इच्छा की पूर्ति के संदर्भ में नहीं, बल्कि जो अभी उनके लिए चुनाव आ रहा है वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए। भावनात्मक आवेग उन्हें चुनाव में स्पष्ट तौर पर जनादेश दिला दे, जिसकी तलाश उन्हें लंबे समय से है, इसलिए ग्रेटर इजराइल की बात है। लेकिन इस इच्छा के तहत जितनी जमीन कब्जाई जा सकती है वो इजराइल समय पर कब्जाता रहा है, और इस युद्ध में भी लगता है कि इजराइल के हिस्से में कुछ ना कुछ जमीन और आ जाएगी। 1980 से लेकर 1989 तक तो अगर लोग 19 दिन में 19 महीने में युद्ध समाप्ति की उम्मीद बांध रहे हैं, तो ये युद्ध समाप्ति का फैसला ट्रंप और इजराइल को लेना होगा। ईरान के सरेंडर के संदर्भ में उम्मीद नहीं की जा सकती। आखिरी बात इस्लामिक देशों के बयानों की, तो इस्लामिक देश कब अमेरिका के बोझ से बाहर निकलकर ईरान के पक्ष में खड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता। ईरान अभी मुकाबले में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय है एक ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा को समाप्त कर अब राष्ट्रीय विषय पर लौटते हैं। राहुल गांधी चर्चा के केंद्र में आजकल रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन्हीं न किन्हीं कारणों से सुर्खियां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बढ़ रहते हैं। ताजा मसला कंगना रनौत की बयान का है। तो कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक पर जा रहे हैं और लौटकर तुरंत आ रहे हैं।